हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू हरियाणा अड्डा 24/7। दोस्तों मैं नीरज और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कैसे हैं आप लोग, जल्दी से बता दीजिए। और इसी के साथ ही आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हम लोग आज बहुत कुछ सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो मिस्टर रंगीन जाट, पहली चीज़ एक काम कीजिए, आप जो है वो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बातें नहीं कीजिएगा आज की क्लास में, है ना। और आज कुछ बहुत खास है तो उनके बारे में भी हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं। तो एक बार रेडी हैं तो एक बार फटाफट से बता दीजिए। और आपके लिए जो दिवाली धमाका है, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, है ना। क्योंकि देखो दिवाली का महीना ही चल रहा है तो फिर भाई दिवाली तो विश करने में कोई बुराई जो है नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए दिवाली की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा सरप्राइज तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि आपका हरियाणा का जो आपका फाउंडेशन बैच है ना, तो ये आप लोगों को मिल रहा है। जो फाउंडेशन बैच है वो अब और भी सस्ता हो गया है भाई। कितने का मिल रहा है? 799। लेकिन 799 आपको देना नहीं है। अगेन आई रिपीट 799। अरे वाह रॉयल जी, शुरू तो होने दो कम से कम, है ना। 799 आपको देने नहीं है। मतलब ये बैच एक्चुअली जो फाउंडेशन बैच है ग्रुप सी और ग्रुप डी वाला, जो स्पेसिफिक 8000 का था वो 799 का मिल रहा है। मतलब कितना सस्ता हो गया है भाई, जिसकी हद नहीं है ना। तो ये आप लोगों को मिल रहा है। और एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, जब हरियाणा अड्डा 24/7 पर जब आप जाते हैं, है ना, एप्लीकेशन पे जब जाते हैं अड्डा 24/7 के, तो वहाँ पर आप हरियाणा वाले पोर्शन को जब सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक व्हील मिलता है। और इस व्हील पर जब आप जाओगे और उसको जब आप स्पिन करोगे तो आप जब उस पर क्लिक करते हो तो वो चक्कर घूमता है ना, और चक्कर घूमकर आपको बहुत सारे ऑफर दिए हुए हैं। इनमें कुछ जो है बैचेस आपको फ्री मिले हुए हैं, कुछ आपको टेस्ट सीरीज मिली हुई हैं, कुछ में आपको बुक्स मिली हुई हैं, कुछ में आपको 85% डिस्काउंट है, कुछ में आपको 90% डिस्काउंट है। तो भाई ये मौका है, अपने अपने प्राइजेस जीत सकते हो। तो हरियाणा अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और अपने व्हील को जो है वो स्पिन करो, ठीक है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना। मैं सारे आप लोगों को ऑफर्स बता रही हूँ कि जो ऑफर्स एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट ऑफर की बात करते तो हरियाणा का महापैक जो आपका हमेशा एज यूजुअल 999 यानी कि 880 रुपये का आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। आप देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो दैट इज़ द ऑल थिंग्स एक्चुअली। तो अब शुरू कर देते हैं आज के सेशन को। तो रेडी हैं आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों से आज पूछने वाली हूँ। देखते हैं कि आप कितने लोग जो है ना। ओके, तो हाँ जी, तो भाई अभी पढ़ लेते हैं और फटाफट से रेडी हैं आप लोग, एक बार बता दीजिए। और तैयारी आपकी किस तरीके से चल रही है, ये भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर जो है अच्छे से करनी है। सेशन को लाइक कर दीजिए। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उन क्वेश्चन की एक बार हम लोग लिस्ट जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न आप ही की स्क्रीन पर, और देखिएगा, बताइएगा कि क्या यहाँ पर सही जवाब रहेगा। बट उसके पहले आप लोग आंसर जरूर से बता दीजिएगा। पहले तो बड़े ही अजीबोगरीब और भयंकर तरीके के जो है वो प्रश्न आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेंगे। फटाफट से आंसर कीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके शिवानी, ओके स्टार्ट करते हैं। राहुल जी, है ना। राहुल जी अभी आपको ना बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। इससे बेहतर है कि आप पढ़ लीजिए। नमस्कार उसका रुखसाना दीदी जी, नमस्कार। चलिए तो अभी आंसर कीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बेसिकली कहाँ से, कौन सी लेयर से रिलीज होता है? तो स्टमक से रिलीज होता है, इलियम से होता है, ओरल कैविटी से होता है, फिर कॉलोन से होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इलियम आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है ना। इलियम के बारे में आप लोगों को बताना है कि आखिरकार इलियम जो है वो कहाँ से सीक्रेट की जाती है। कितने लोगों को पता है कि इलियम जो है वो यहाँ से सीक्रेट की जाती है? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। आपका जो वो बात थी जो 2 दिन के अंदर आंसर देना था, है ना, उस पर काम जारी है। एक सेशन लाने की सोच रही हूँ ताकि वहां से आपके वो क्वेश्चंस करवा सकूँ। तो दैट इज द थिंग जो थोड़ा चल रहा है ना। जैसे ही वो कुछ सेटअप होता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी। तो इलियम की बात करते हैं। इलियम एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को कहते हैं क्या, बताओ देखिए फटाफट से। स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को कहते हैं जो कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पर करता है। ये तो पता है ना आप लोगों को, क्या करता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो यहाँ पर करता है। तो दैट इज द ऑल थिंग्स जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके अब देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हमने यहाँ पर कहा कि वी कैन से गाइस द ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आपके पास में म्यूकस मेम्ब्रेन होंगी और यही म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो आप लोगों से सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। चलो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, हाँ ये तो बात सही है। अगला प्रश्न पेट के अंदर है, ठीक है। अब आप ये बताएंगे कि केकड़ा जो है वो किस फाइलम से संबंधित है। केकड़ा एक्चुअली में किस फाइलम से संबंधित है? तो नमित है, शिवांशी है, राहुल है, शेखर है और जितने भी लोग हैं
बता दीजिए फटाफट से कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो जाट जी, नमित जी, शिवांशी, राहुल, शेखर, कुलदीप और बाकी सारे लोग सेशन को लाइक कीजिए फटाफट से और शेयर भी करना है। क्या कहा जा रहा है? केकड़ा। तो केकड़ा किस फाइलम से संबंधित है? निडेरिया मोलस्का। मोलस्का के अंदर ना ऐसे जीव आते हैं जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्किन के होते हैं, है ना। कल वाले क्वेश्चन में सी वाले क्यों नहीं कर रहे थे, मैं समझी नहीं क्या कहना चाह रहे हो। पर मैग्नीज दोनों में नहीं था, एक में मैग्नीशियम था और एक में मैग्जीन था, मैग्नीज था। ये वाली बात कर रहे हो तो अगर, है ना, मुझे नहीं पता कल वाला कौन सा क्वेश्चन था, बट अगर तुम वो मैग्नीज और मैग्नीशियम वाले में कंफ्यूज हो रहे हो तो शायद वो मैग्नीशियम, एक में मैग्नीशियम और एक में मैग्नीज था, तो वो एक बार देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कह रहे हैं कि केकड़ा, केकड़े सही में ऑर्थोपोडा के अंदर आता है क्या, या फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस को बेटा चपटे कृमि भी कहते हैं, पता होगा तुम लोगों को कि जितने भी कृमि जो कि एक्चुअली में चपटे हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आएंगे। मोलस्का में सॉफ्ट स्किन वाले आएंगे, निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा इसे कहते हैं। ऑर्थोपोडा के अंदर काफी सारे इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो रखे गए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा, जिसमें सारे के सारे जो है वो आते हैं। अच्छा, एक और चीज है, इसके अंदर क्रस्टेशियन भी एक वर्ग होता है ना, ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और 10 पैरों की तरह आप लोगों को क्या है, चलो तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि केकड़ा, झींगा मछली, है ना, कैफिश, या फिर हम बात करते हैं झींगा, क्रिल, है ना, ये सारे के सारे एक ही परिवार के हैं और ये उपफाइलम क्रस्टेशिया में आते हैं और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी है। और कीड़े वगैरह जो होते हैं वो क्रस्टेशियन शामिल हैं जो डिकेपोड यानी कि 10 पैरों वाले होते हैं। तो ये सारी चीजें, और जिनके पास 10 पैर होते हैं उनको ब्रैक्यूरा कहा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि जिनके पास 10 पैर होते हैं उसको हम लोग ब्रैक्यूरा के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो दैट इज द ऑल थिंग्स जो कि हमको समझनी है। अगला प्रश्न थोड़ा अंग्रेजी आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग आंसर कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को फटाफट से करना है, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। फटाफट से आंसर कर दीजिए कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे जो है वो क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर इज द सेक्स लिंकेज, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से कि क्या यहाँ पर रहेगा। ओके, हाँ जी बताइए। Then what will be the very right answer? Which of the following the human genetic disorder in sex linked? ठीक है, बताओ फटाफट से कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी मैम, क्या हो गया, नहीं दे सकती हैं, ठीक है। साइंस नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं कल्पना, साइंस नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लीजिए, ठीक है। पर पढ़ना आपको जरूरी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर इन सेक्स लिंक। तो भाई हीमोफीलिया होगा, या फिर आप लोगों का जो है एल्बिनिज्म होगा, या फिर जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। तो बताओ हीमोफीलिया तो एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है ना, पता होगा आपको, बताओ देखिए फटाफट से। तो हीमोफीलिया आप, अरे भाई एल्बिनिज्म कह रहे हो, हीमोफीलिया नहीं है क्या, हेपेटाइटिस थोड़ी ना बात कर रही हो। हीमोफीलिया तो जो है वो एक्स क्रोमोसोम के कारण नहीं होता है। कहाँ गया, हाँ ये रहा। हीमोफीलिया जो है वो आपके एक्स क्रोमोसोम के कारण ही तो होता है। कितनी बार पढ़ाया है कि एक्स क्रोमोसोम की अगर स्ट्रक्चर के अंदर दिक्कत आ जाती है तो हीमोफीलिया होता है, जिसको हम लोग रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और विक्टोरिया को ये हुआ था, क्वीन विक्टोरिया को ये हुआ था, और जिसके कारण आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बेसिकली नहीं हो पाती है, और ये सारी चीजें आप लोगों की रहती है। गॉट इट, यही क्या कह रही हूँ मैं, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, मैं देख लूंगी रुखसाना। तो भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, है एल्बिनिज्म किस कुछ हो जाएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो भाई एक्स क्रोमोसोम की कमी से होता है ना, रॉयल डिजीज जिसमें होती है ब्लड क्लॉटिंग, जिसके अंदर नहीं होता है। तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता ही होंगी। तो वी कैन से दैट गाइस देन ए विल बी द वेरी राइट आंसर ना, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो है। अच्छा मुझे ये भी बता दो कि हीमोफीलिया जो है वो मेल में होगा कि फीमेल में होगा, ये बताओ कि हीमोफीलिया जो है वो आपका मेल के अंदर होगा कि आपका फीमेल के अंदर होगा, बताओ। देखिए हीमोफीलिया किसके अंदर होगा, ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। शेखर जी, और कौन कौन है, शिवानी है, कुलदीप है, रुखसाना, ईमा, बताओ तो हीमोफीलिया मेल में होगा कि फीमेल में होगा। नमित, बाकी सारे लोग आंसर कीजिए फटाफट से कि हीमोफीलिया जो है वो कहाँ पर होगा। क्विकली मैसेज करो कि हीमोफीलिया किस में होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है ना। बताओ फटाफट से कि किस में होगा। ये लड़की ना रुखसाना, गॉड सीरियसली,
हाँ जी, तो आपको ध्यान रखना है कि मेल के अंदर तो ये जो है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है, यानी कि डोमिनेंट होता है। मेल के अंदर तो ये डोमिनेंट होता है, और फीमेल की अगर मैं बात करती हूँ तो फीमेल के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की तरह काम करता है। फीमेल के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो वेक्टर की तरह काम करता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, आज से नहीं, न जाने कब से पढ़ाई हुई है। वंशानुगत रोग होता है और रक्त के थक्के को नियंत्रण करने में शरीर की क्षमता को खराब कर देता है, जिसका उपयोग रक्त वाहिनियों के टूटने पर रक्तस्राव को रोकने। अब मान लो आपको ब्लड चोट लग गई तो खून ही खून निकलता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग जो है वो ध्यान रखेंगे, है ना। तो जब चोट लगेगी तो सिर्फ ब्लड ही ब्लड एकदम से एक्सट्रीम रिलीज होगा, और ब्लड जब एक्सट्रीम से रिलीज होगा तो आप लोगों को क्या होगा, ब्लड रुकेगा नहीं, खून की कमी हो जाएगी, इंसान वैसे मर जाएगा। और किसी चीज से मरे ना मरे, पर खून की कमी से जरूर जो है वो मर जाएगा, ठीक है। इसे जो है वो सेक्स लिंक, क्यों कह रहे हैं हम लोग सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि देखो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम ये आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिनसे आपको जेंडर आइडेंटिफाइड होता है। यहाँ पर जब एक शब्द आ जाता है ना ये, तो इससे आप लोगों का दिमाग न जाने कितने डायरेक्शन में घूम जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि बेसिक सी बात है कि भाई जहाँ पे आप ये जेंडर को आइडेंटिफाइड कर रहा है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, तो इन कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करें। पुरुषों की तुलना में अधिक, महिलाओं की तुलना में पुरुषों के अंदर ये अधिक जो है वो होता है। अब बोला जा रहा है हेप्टेन्स, तो हेप्टेन्स क्या है, तो एंटीबॉडीज है या फिर स्यूडो एंटीजन है, आइसो एंटीजन है या फिर अपूर्ण एंटीजन है। तो हेप्टेन्स कैसे होता है, अब हेप्टेन का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझ लीजिए, है ना। चलो ऑर्गन जी आंसर करो फटाफट से, इमा दीदी बताओ देखिए फटाफट से। और एक अनुवंशिक बीमारी, अनुवांशिक बीमारी, हाँ बिल्कुल, जेनेटिक डिसऑर्डर तो है ही ना बेटा, क्योंकि अगर बेबी बन रहा है उस केस में अगर एक्स क्रोमोसोम में दिक्कत आ गई तो पूरी बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरीके से तो दिक्कतें आएंगी। तुम लोग सेशन को शेयर कर दो यार, मजा नहीं आ रहा है ऐसे, नहीं तो मैं ये क्लास भी बंद कर दूंगी। एक ही तो क्लास लेकर आती हूँ, ये बंद कर दूंगी, मैं बता रही हूँ तुमको, कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, हेप्टेन्स, हेप्टेन्स की बात करते हैं तो एन आ गया ना, एन आ गया तो आप लोगों को पता है कि सिंगल बॉन्ड होगा, एन आ गया तो आपको पता है कि भाई सिंगल बॉन्ड होगा। हेप्ट माने कितने होते हैं, 6-7 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और बाकी आप लोग हाइड्रोजन को फिलअप कर लो, तो दैट इज ना एग्जाम्पल ऑफ हेप्टेन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज एंटीबॉडी, इट इज स्यूडो एंटीजन, आइसो एंटीजन, एंड यहाँ पर बोलेंगे इनकम्प्लीट जो है वो एंटीजन। तो हम लोग यहाँ पर आंसर करेंगे कि जो आपका हेप्टेन होता है वो बेसिकली इनकम्प्लीट जो है वो आप लोगों का क्या होता है, एंटीजन होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से गाइस देन डी विल बी द वेरी वेरी राइट आंसर। तो हमने कहा कि हेप्टेन जो है वो छोटे अणु होते हैं जो एक विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं, और ये जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। यह तब तक एक जो है वाहक प्रोटीन या अन्य एंटीजन अणु से बंधा न हो, यह अपूर्ण या आंशिक प्रतिजन ही कहलाता है। एंटीजन के बारे में अगर कहानी सुननी हो तो एंटीजन जो है वो दरअसल होते क्या है। एंटीजन की अगर बात करते हैं तो एंटीजन एक्चुअली में एक प्रकार की प्रोटीन ही है, लेकिन ये एंटीजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। हर एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये आप लोगों को किसके लिए ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है कि एनीमिया इज कॉज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एनीमिया अगर आपका हो रहा है तो किसकी कमी से आपका जो है वो एनीमिया आपको देखने को मिलता है, ये बताइए कि एनीमिया जो है वो एक्चुअली में किसकी कमी के कारण होता है। तो कोबाल्ट की कमी के कारण होता है, आयरन की कमी के कारण होता है, सोडियम की कमी होगी तो आपकी बॉडी के अंदर बीपी लो रहेगा, पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम की कमी रहेगी तो आपकी बॉडी के अंदर इनफर्टिलिटी तो रहेगी ही रहेगी। इनफर्टिलिटी के साथ में और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे लाइक आप बात कर सकते हैं कि आपकी हार्ट प्रॉब्लम, आपके ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम रहेगा, आपकी बोन्स में डिसऑर्डर्स रहेंगे, आपके ऑरल कैविटी टीथ वाले डिजीज रहेंगे। एकमात्र कैल्शियम की कमी से आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, तो यहाँ पर आपका आयरन हो जाएगा। अच्छा, कोबाल्ट की कमी से क्या आप लोगों को पर्सीनियस एनीमिया हो सकता है। अब मैडम पर्सीनियस एनीमिया यानी कि घातक एनीमिया कोबाल्ट की कमी से कैसे होगा, क्योंकि एक विटामिन होता है जिसे हम लोग विटामिन B12 कहते हैं, और विटामिन B12 का नाम ही क्या है, साइनोकोबालेमिन।
यानी कि इसके अंदर कोबाल्ट तो आ ही रहा है, और यानी कि इसी कोबाल्ट की कमी हो जाती है तो आपको विटामिन B2 यानी कि घातक एनीमिया भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो दैट इज द ऑल थिंग्स गाइस जो कि आपको समझनी है, विचार करनी है, ध्यान देनी है, तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने बोला कि आयरन विल बी द वेरी राइट आंसर, बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। कहो बात समझ में आ गई क्या या फिर नहीं आई है, कह दो जल्दी से, और इसी के साथ ही बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आयरन यहाँ पर जो है वो बेसिक सी बात है कि करेक्ट आंसर होगा। हमने कहा कि एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जब विकसित होती है तो रक्त में पर्याप्त स्वस्थ आरबीसी जो है, क्योंकि भाई देखो अगर हमने बोला कि आयरन की कमी को हम एनीमिया कह रहे हैं तो भाई आयरन कम हो गया, आयरन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगी। आपके ब्लड के अंदर 99% आरबीसी पाई जाती है, और ये आरबीसी आगे चलकर जो है मतलब कितने 99% पाई जाती है, 45% का। तो आपके ब्लड का पूरा 45% भाग तो आपके सिर्फ और सिर्फ कौन बना रही होती है, आरबीसी ही बना रही होती है। नमस्कार ममता जी, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेशन को लाइक करो, 9 लोग यहाँ पर है ना, लाइक करो फटाफट से, लाइक नहीं करोगे तो फिर बच्चे भी नहीं आते हैं। लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे लाने के लिए, ठीक है। तो फटाफट से जो है वो सेशन को यहाँ पर लाइक जरूर से कर दीजिएगा। शिवांशी अगला प्रश्न देखिए, लिखा जा रहा है कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग जो है वो पेचिश का कारण बनता है। विच ऑफ द पैथोजन कॉज द वाटर बॉर्न डिजीज डिजेंट्री, डिजेंट्री जिसे हम लोग पैचिश भी कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो पैचिश होता है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। और एंट अमीबा अगर मैं हिस्टोलिटिका की मैं बात करती हूँ तो हिस्टोलिटिका के कारण होने वाला ये डिजेंट्री एक्चुअली में ये शैवाल से होने वाला रोग है। नहीं मैम, ये शैवाल से होने वाला तो रोग नहीं है, कमेंट बिल्कुल श्योर है। मुझे जहां तक लगता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यानी कि आपका पेचिश जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। कहिए देखिए फटाफट से, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया, ममता जी और इमा है यहाँ पर। इमा बेटा हो रहे हैं ना कमेंट्स तो बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं। संगीता, संगीता बताओ। शिवांशी, नमित, ममता, कुलदीप, ठीक है। रुखसाना, प्रोटोजोआ यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है कि एंट अमीबा जिंजीवैलिस होता है? मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, तुम्हें अगर आता है तो पहले फटाफट से आंसर कर दो। तो एंट अमीबा अगर हिस्टोलिटिका के कारण ये हो रहा है तो एंट अमीबा, अरे ये गलत दे रखा है, ये सरासर गलत दे रखा है। अगली बात करते हैं। अगली चीज आपसे जो है वो यहाँ पर क्या पूछी जा रही है, यहाँ पर बोली जा रही है कि प्रोटॉन पर आवेश इस पर आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन पर आवेश किस पर आवेश के बराबर होता है ये बताइए फटाफट से, कि प्रोटॉन पर आवेश जो है वो किसके बराबर होता है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन, तो भाई किस पर रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर, पॉजिट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर या फिर अल्फा पार्टिकल पर। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल ऑन द चार्ज ऑफ, तो बताइए देखिए किस पे चार्ज के बराबर होता है। आपको एक चीज हमेशा पढ़ाई थी कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, और जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। पहली चीज तो आपको यही यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। अरे कुलदीप जी पढ़ लीजिए भाई। तो देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, तो हमने कहा कि मैडम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये सब बराबर होते हैं। अगर किसी के अंदर एक प्रोटॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक हो जाएगी और उसके अंदर जो परमाणु क्रमांक है वो भी एक ही हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा फैक्ट होता है, ये हमेशा बिल्कुल सही होता है। देखो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसीलिए आपके ऑल ओवर एटम पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर समझना, विचार करना और बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रोटॉन पर आवेश इस पर आवेश के बराबर होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है, न्यूट्रॉल जो है वो नेगेटिव न्यूट्रल चार्ज का होता है, और अल्फा पार्टिकल भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। हीलियम के नाभिक के अल्फा कण, रदरफोर्ड का नियम यानी कि आपका गोल्ड मेम्ब्रेन थ्योरी, स्वर्ण पत्र झिल्ली प्रयोग, नाभिक की खोज उसी से हुई, नाभिक पर चार्ज उसी के बारे में उसी से पता लगा। ये भी पता लगा कि किसी भी परमाणु के अंदर जो है वो कितने क्या होते हैं, किसी भी परमाणु के अंदर कितने व्हाट वी कैन से, किसी भी परमाणु के अंदर एक्चुअली क्या बोलते हैं, भूल गई मैं तो, हाँ, कोई भी परमाणु कितना खोखला है ना, तो वो भी आपके इसी जो है वो उससे पता लगा था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ही मैंने उल्टा पढ़ा है भाई,
क्वेश्चन ही हमने उल्टा पढ़ा है और तुम उसी बहती गंगा में हाथ धोए जा रहे हो। लिखा है कि प्रोटॉन पर आवेश इस पर आवेश के बराबर होता है। आवेश पूछा था बेटा, आवेश पूछा था, ना कि ये पूछा था कि प्रोटॉन जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बात सही है, लेकिन आवेश पूछा था। हमने आवेश पढ़ा ही नहीं, पढ़ कुछ और रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो आवेश की अगर गणना करते हैं तो आवेश तो एक्चुअली पॉजिट्रॉन के बराबर होगा ना, है ना। तो ये तो बात ही सही थी बिल्कुल कि प्रोटॉन पर आवेश इस आवेश के बराबर होता है। आवेश तो पॉजिट्रॉन का होता है और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। कर दी ना गड़बड़, कर दी ना मेरे साथ ही गड़बड़, एक एक चाटा तुम भी लगा लो, है ना। फिर तो चलो कोई बात नहीं, इसके लिए तो विशेष छूट भाई, इसमें तो मैंने ही गलती कर दी। तो इसको आवेश की बात है, अगर नंबर ऑफ पूछे तो इक्वल होंगे, लेकिन आवेश जो होता है वो बेसिकली अलग अलग होता है। तो ये सारा थोड़ा चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखना है। चलो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अगला अपन पहले इसके लिए बारे में देख लेते हैं कि एक आवेशित कण है, जो आवेश जो है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। यह तब बनता है जब एक उच्च ऊर्जा फोटोन परमाणु नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जोड़ी में टूट जाता है और प्रोटॉन सामान्य पदार्थ का कण बन जाता है, जिससे हम परिचित हैं। पॉजिट्रॉन एंटी मेटल यानी कि एंटी पार्टिकल है, जिसे हम दैनिक जीवन में भी नहीं देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर जो है वो रह जाएगी। अगली चीज कह रहे हैं कि अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो इनर्ट गैसेज आर, तो पानी के साथ अमिश्रणीय होती हैं, स्थिर नहीं होती हैं, रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती हैं या फिर रासायनिक रूप से बहुसक्रिय होती हैं। तो इनर्ट गैसेज जो है वो कैसी होती हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसेज जानते भी हैं। मैडम हरियाणा से है? नहीं जी, मैं तो हरियाणा से ना हूँ जी, मैं भारत से हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, है रीत जहाँ की प्रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। हाँ जी बताइए, देखिए फटाफट से। इमा क्या कह रही हैं कि कैसिमिर फंक ने 1912 में विटामिन की डिस्कवरी की थी। विटामिन, किस विटामिन की डिस्कवरी थी? विटामिन ए की डिस्कवरी की थी ना इमा। कैसिमिर फंक ने 1912 में विटामिन ए की डिस्कवरी की थी, ठीक है। दैट इज द ऑल थिंग्स, ओके। अब देखिए कि हम क्या कह रहे हैं कि इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस कैसी होती हैं? इनर्ट गैस पानी के साथ मिलकर रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। इनर्ट गैस है, इनको किसी से क्रिया की जरूरत नहीं है। इनको क्यों किसी से क्रिया की जरूरत नहीं है? क्योंकि मैडम पहली चीज तो ये 18th ग्रुप के अंदर आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये 18th ग्रुप में आती है। उसके अलावा इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली इनके क्या होते हैं बच्चे, कंप्लीट होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के साथ साथ ही अगर आप रासायनिक गैस की बात करते हो या फिर अक्रिय गैस की बात करते हो तो और भी बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव यहाँ पर निकल के आते हैं कि पना जो है ये अक्रिय होती है, वो सारी चीजें तो बहुत अच्छे से सही है ना। तो हमने यहाँ पर कहा कि क्या हो जाएगा, हमने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो रिएक्शन नहीं करेंगी, और जब रिएक्शन नहीं करती तो इलेक्ट्रॉन ही तो है रासायनिक रूप से सक्रिय और अक्रिय बनाने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अक्रिय गैस वह होती है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं से नहीं गुजरती, क्योंकि इनके संयोजकता कोश में जो है अर्थ है कि यह सामान्य रूप से अन्य तत्वों के साथ रासायनिक बंधन बनाती हैं और ये अत्यंत स्थिर होती हैं, बिल्कुल स्थिर होती हैं। इनके अंदर आपको पता ही है कि हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, ठीक है। और इसके अंदर ये दोनों देखो, ये दोनों बल्ब वगैरह में यूज आती हैं। क्रिप्टॉन जिनोन अपवाद स्वरूप पाई जाती हैं। रेडॉन का अलग ही कॉन्सेप्ट है। हीलियम जो है वो आपके दूसरी पाई जाने वाली सबसे ज्यादा अच्छी वाली गैस होती है। अलोन जी बहुत दिनों बाद आए हैं, और अगर आए हैं तो फिर एक बात यहाँ पर सुनते हुए चले जाइए, क्लास अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पहली चीज तो ये। लेकिन जो मुझे आप लोगों को बताना है वो बात तो मैं जरूर से आप लोगों को बताकर ही दम लूंगी, बताकर ही रहूंगी। तो यहाँ पर देखिए भाई, आपकी दिवाली का स्पिन करना है भाई। अगर आप अड्डा 24/7 पर हैं तो आप दिवाली का जो है ये ऑफर चल रहा है कि स्पिन करो विन करो। आप जब अपने हरियाणा अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन में जाके हरियाणा वाले पोर्शन में जाएंगे, आपको ये व्हील दिखेगा, इस व्हील पर जाकर आपको स्पिन करना है। और जैसे ही आप स्पिन करोगे तो आप लोगों को जो है वो बेसिकली क्या मिलेगा, आप लोगों को जो है
जो है वो यहाँ पर जब आप स्पिन करेंगे तो आप लोगों को इस तरीके से जो है वो चक्कर घूमेगा, और जो इस चक्कर में जो जो चीज़ें आपको दे रखी होगी, उसमें कुछ बुक्स दे रखी हैं आपको फ्री, है ना, तो ये फ्री में मिलेगी आपको। कुछ बैचेस हैं, है ना, कोई 90% बैच फ्री मिलेगा, कोई 85% बैच फ्री मिलेगा। तो ऐसे आप विन करो स्पिन करो वाला कॉन्सेप्ट में भी जाकर जीत सकते हो। और आपका जो फाउंडेशन बैच है वो आपको मात्र 799, यानी कि इससे भी कम का मिलेगा, 690 के आसपास का ही मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है वो यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो दैट इज़ द ऑल थिंग्स दोस्तों। तो इस बारे में थोड़ा सा अच्छे से जो है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आप लोगों का जो दिवाली का सिलेक्शन बैच है ये भी आप लोगों को मिल रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा, चलो ये तो आपका दूसरा वाला आ गया, चलो ठीक है। तो दैट इज़ द ऑल थिंग्स। चलो अब हम हमारे जो है वापस से हमारे प्रश्नों की समावेश हमारे प्रश्नों की लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रश्न समाप्त हो गए, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो दुखी होने वाली बात ही नहीं होती है कभी, है ना। चलो तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चक्रीय प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए और सेशन शेयर करो भाई, और लाइक करो, लाइक करोगे बच्चे अपने आप आ जाएंगे, है ना। विच का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई कोई प्रोडक्ट था, कोई ए और बी था, ए और बी से आप लोगों के सी और डी बन गया। अब जब क्या होता है कि ए और बी से सी और डी बन रहा था, तो जितना सी और डी बना उतना ही ए और बी वापस बन गया, फिर वापस से सी और डी जितना बना उतना ही जो है वो ए और बी वापस बन गया, फिर सी और डी जितना ही बना उतना ए और बी वापस बन गया। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। तो ऐसा लगता है कि ये तो रुक गई अभिक्रिया यार, 50% ये बनेगा तो 50% ये बनेगा, तो ये आपस में जितना भी ज्यादा बनेगा वापस बना लेगा। फिर इस तरीके से प्रश्न जो है वो चलता ही रहता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि भाई चक्रीय प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है, अवशोषित ऊष्मा कुल सिस्टम द्वारा किए गए काम के बराबर होती है। जितनी एनर्जी आप एब्जॉर्ब करोगे वापस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, फिर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे फिर वापस कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एनर्जी जो है वो चलती ही रहती है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गया। दूसरी बात करें, सिस्टम अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट जाता है। सिस्टम अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट जाता है, बिल्कुल लौट जाता है। मैडम सी और डी जैसे ही बना वैसे ही ए और बी वापस बन गया, फिर ए और बी वापस बना, फिर वापस से सी और डी बन गया, फिर वापस से सी और डी बना, फिर ए और बी वापस बन गया। तो ऐसे तरीके से ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि बेटा सी विल बी द वेरी राइट आंसर। सी यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दैट इज द थिंग्स जो कि आपको यहाँ पर समझनी है, विचार करनी है, अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। चलो तो ये सारी चीजें बात करेंगे। देखो ऑर्गन, देखो ऐसा होता है कभी कभी जीवन में कि कभी कभी नई चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मुझे ऐसा लगता था कभी कभी कि भाई जब मैं 11th में थी तो मुझे केमिस्ट्री नहीं आती समझ में। आज केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन जो है मेरे को पहले केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती थी, है ना। तो फिर पता है क्या हुआ, फिर मेरे को 6 months तक केमिस्ट्री समझ नहीं आई। मेरे को क्या पढ़ता था वो, जैसे तारे जमी पर उसके वो ऐसे शब्द इधर उधर घूमते रहते थे ना, मेरे भी ऐसे ही शब्द घूमते रहते थे, मेरे को समझ ही नहीं आता। तो मैंने अपने पापा को कहा कि पापा मुझे समझ नहीं आती केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री बिना तो मैं 12th पास भी नहीं कर पाऊंगी, तो मैं काम करती हूँ, मुझे मैं आर्ट्स ले लेती हूँ। लिटरली मैंने साइंस लेके 6 महीने बाद मैंने ये सोच लिया था कि अब तो मुझे आर्ट्स लेनी है ना, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी समझ में, और बायो वालों के लिए तो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट थी। तो फिर क्या हुआ, फिर पापा ने कहा कि बेटा देखो अगर तुम ये समझोगे ना कि तुम्हें नहीं आ रही है समझ में, तो डेफिनेटली तुम्हें समझ नहीं आएगी। कोई बात नहीं, 6 महीने लग गए ना, मैं नहीं चाहता कि तुम जो है 100 out of 90 मार्क्स लेकर आओ। तुम 100 में से 32-34 मार्क्स भी ले आओ, पास होने लायक काफी है। लेकिन तुम कोशिश करो, तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम्हें क्या नहीं कैसे समझ में आएगी। 6 महीने गए कोई दिक्कत नहीं, तुम अब कोशिश करो कि तुम केमिस्ट्री का ABCD आज से स्टार्ट करो, है ना। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब तो पापा भी साथ हैं, तो चलो 34 नंबर आ गए तो कोई डांट नहीं लगेगी। फिर मैंने 0 से पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने पहला चैप्टर फिर से पढ़ा, फिर मुझे लगा अच्छा परमाणु ये होता है। फिर मैंने पढ़ा अच्छा इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, अच्छा SPDF कक्षा कैसे होती है। फिर मैं पढ़ती चली गई, फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा। और फिर जब 6 महीने बाद जब एग्जाम हुआ तो सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे केमिस्ट्री में थे, है ना। तो ऐसा मैं मेरी लाइफ से रिलेटेड ही चीजें आपको हमेशा बताती हूँ। इंटेलिजेंट कोई बचपन से पैदा नहीं हो के आता, और मैं तो बिल्कुल डब्बा स्टूडेंट थी। अब तुम्हें क्या बताऊं मैं तुम्हें चलो एक छोटा सा किस्सा मेरे जीवन का बता ही देती हूँ कि देखो पहले प्राइमरी क्लासेस में जब अपन जाते हैं तो अपन क्या होते हैं, अपन जो है मेरे को 2nd क्लास में 4th तक 40 तक पहाड़े आते थे 2nd क्लास में जब मैं थी, है ना। अब तो वो हिंदी मीडियम स्कूल था। फिर उसके बाद में
फिर घर वालों ने सोचा कि बच्चे इंटेलिजेंट हैं, चलो इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। अब जो है 3rd क्लास में मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल उसमें डाल दिया, है ना। अब 3rd क्लास में जब मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया, तो अब वहाँ पहले तो हमने पढ़ा 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, और फिर वहाँ पे जाके पढ़ा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब भैया सारी जिंदगी ऐसे गचमच हो गया सब कुछ, है ना। क्योंकि जो 40 तक 40 एकम 40, 40 दूना 80 ये वाला था, तो अब तो 41 जा 40, 42 जा 80 हो गया, तो बड़ी ही कंफ्यूजन हो गई। अब क्या हुआ, अब तो मेरे को भाई 15 तक भी पढ़े नहीं आते थे इंग्लिश में, तो अब मैं तो बड़ी ही डब्बा हो गई और मेरे को समझ ही नहीं आया, क्योंकि जब हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गए कुछ नहीं समझा, डब्बा गोल। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली टिप्पणी करते हुए पकड़ी गई थी 3rd क्लास में, तो मैं आज ही बता रही हूँ मैं, और वो मेरी ज़िंदगी की पहली टिप्पणी और आखिरी टिप्पणी थी। तुम क्या बात करोगे, 3rd क्लास में मैं कॉपी के नीचे ना कॉपी वो लगा के बैठ गई थी, और देखो फिर मेरे को पकड़ में भी आ गई थी क्योंकि मैं टीप रही थी। ठीक है, वो मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी टिप्पणी थी, आज ही बता देती हूँ तुमको। तो ऐसा नहीं है कि बचपन से कोई पैदा हो गया था भैया, ये अप डाउन हमने भी देखे हैं। तो 3rd क्लास में पता नहीं, मुझे लगता है शायद ग्रेस लग के पास हुई, फिर 4th क्लास में भी ग्रेस लग के पास हुई, फिर घर वालों ने कहा भैया तुम हिंदी मीडियम लायक हो, तुम हिंदी मीडियम में आ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद में 5th क्लास में फिर से हिंदी मीडियम में डाला गया, तो 3rd और 4th क्लास में तो ग्रेस लग के पास हुई। फिर 5th क्लास में जब हिंदी मीडियम में आई तो फिर थोड़ी जिंदगी पटरी पे आई। फिर उसके बाद में आफ्टर 12th वापस इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो अब तो फिर थोड़े समझदार हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप, हर कोई इंसान ज़िंदगी में ना ऐसे इंटेलिजेंट बन के नहीं आता, अप डाउन्स आते हैं। 5वीं क्लास में कम इंटेलिजेंट थी, फिर मेरी सबसे ज़्यादा परसेंटेज बनी थी 7th क्लास में 98%, तब जाके ग्राफ कोई पटरी पे आया। फिर 11वीं क्लास में जो है कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, फिर 12वीं क्लास में उठा लिया। तो ऐसे अप डाउन सबकी ज़िंदगी में चलते हैं, तो घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। कोई बात नहीं, पहले 41 40 दूना 80 किया, फिर बाद में 40, फिर 41 जा 40, 42 जा 80 किया, फिर वापस आ गए 2 एकम 2, 2 दूने 4 पे। तो चलती है यार, जिंदगी ऐसी है। चलो अब आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब आज जो मैंने सीक्रेट बताया अपनी जिंदगी के, ये इस क्लास के बाहर गए अगर तो बहुत पिटोगे तुम। ठीक है, चलो आंसर कर दो अब क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन अबंडेंट द एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, चलो अगर इस क्लास के बाहर गए ना ये सारे सीक्रेट, तो किसी को नहीं पता लगना चाहिए, अपने तक ही रहनी चाहिए ये बात। ठीक, चलो आगे देखिए फटाफट से क्या यहाँ पर कहा जा रहा है ना, जल्दी से बता दो कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। कई लोग कह रहे हैं कि मैडम मेकअप का कमाल है। भैया मेकअप का कमाल बिल्कुल नहीं है। मेकअप क्यों फालतू पैसा लगाएं, 3 3 6 3 3 9 10 लाइटें लगी हुई हैं, मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, और वैसे भी जो दिखता है एक्चुअली में वास्तविकता वैसे नहीं होती। तो चुपचाप पढ़ाई पे, ये अक्षरों में कुछ नहीं लिखा हुआ, इन पे फोकस करो। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान मत दो यहाँ पे। ठीक है, सबको पता है, ये बात मैं चीख चीख कर कह देती हूँ। ठीक, और सुंदरता जीवन में आंतरिक सुंदरता आती है, बाहरी सुंदरता कोई मूल्य नहीं रखती, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं रखती। तो भाई पढ़ लो थोड़ा सा, इन पे ध्यान दो, ये तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएंगे। ठीक है, बस आगे देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई पृथ्वी पर जो है वो तत्वों की प्रचुरता के घटते क्रम में कौन सा सही है। इनको लगता है कि मैडम को बोलेगी नहीं, भैया नीरज मैडम है फिर मैडम में कहती है भाई तू ज्ञान दे रहा है, लेते ही जाओ भाई, तुम लेते ही जाओ, मैं नहीं रखती हिसाब बराबर। ठीक है, इसीलिए अपन अलग है सबसे, अपनों को नहीं है चिंता, अपनों को कोई सुंदरता से मतलब नहीं है। पृथ्वी की पपड़ी पर तत्वों की प्रचुरता के घटते क्रम का जो है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। प्रचुरता पूछिए, घटता क्रम आपसे पूछा है, आयरन ज्यादा होता है या फिर ऑक्सीजन ज्यादा होता है, या फिर ऑक्सीजन ज्यादा होता है या फिर आयरन। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं सबसे कम तो भैया सिलिकॉन हो जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, ऐसा इनका मानना है। तुम लोग आंसर कर दो फटाफट से कि क्या यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना, साइड प्लीज, येलो हो गई साइड, बता दो देखिए क्या आंसर रहेगा, फिर बताओ जल्दी से। कई लोग बी बोल रहे हैं, कई लोग डी बोल रहे हैं। आयरन सबसे ज्यादा होता है इनके अकॉर्डिंग और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है। हे भगवान, इतनी बार पढ़ाने के बाद भी इस प्रश्न को तुम लोग गलत करोगे। सबसे पहले ऑक्सीजन होता है, उसके बाद में सिलिकॉन होता है, उसके बाद में एल्यूमिनियम होता है और उसके बाद में आयरन होता है। इतना पढ़ाया था जितना पढ़ाया जाना चाहिए था। ठीक है ना, चलो अभी सेशन को लाइक करो, लाइक करना जरूरी है ना, ये महत्वपूर्ण है। सेशन भले शेयर करो कि नहीं करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, अरे एरो देख लो यार, फिर सिलिकॉन हो गया, फिर एल्यूमिनियम हो गया, फिर उसके बाद में आयरन हो गया, सिंपल सी बात है। पर यहाँ पे एक चीज और समझनी है बेटा, ये भाई साहब आपके नॉन मेटल होते हैं, ये भाई साहब आपके मेटलॉइड्स होते हैं, ये भाई साहब आपके मेटल होते हैं और ये भाई साहब भी आपके मेटल होते हैं। तो दैट इज द ऑल थिंग्स जो आपको समझनी है, विचार करनी है, अपने दिमाग में, अपने जहन में ध्यान रखनी है। तो ऑर्गन जी अब समझ में आया, जीवन में कोई चीज
जो है वो एज इट इज नहीं मिलती, पकी पकाई नहीं मिलती, उसे पकानी भी पड़ती है और उसे खानी भी पड़ती है। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ो। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ऑर्बिटल द्वारा अनुभव किए गए प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब कहानी तो यही समझ में आनी चाहिए ना कि प्रभावी नाभिकीय आवेश है क्या। आपको पता होना चाहिए कि आपके नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं ना, मान लो 12 प्रोटॉन तो अंदर हैं और आपको ये भी पता है कि 12 ही इलेक्ट्रॉन बाहर हैं। इलेक्ट्रॉन तो अपनी अपनी कक्षाओं में डिस्ट्रीब्यूट है और ये प्रोटॉन तो एक साथ एक कमरे में बंद होकर रहते हैं, जबकि आपके इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग कक्षाओं में रहते हैं। तो अब पता है क्या हुआ, अब हुआ कि जो एक साथ रहने वाले इलेक्ट्रॉन थे ना, वो एक साथ रहने वाले इलेक्ट्रॉनों ने, एक साथ रहने वाले जो प्रोटॉन थे वो एक साथ खींचते हैं, एक साथ फोर्स लगाते हैं उस इलेक्ट्रॉन पे कि तू बाहर नहीं जाएगा। तो 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आपका जो नाभिक है वो फोर्स लगाता है और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। कभी कभी प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं लिखकर ना जेड इफेक्टिव भी लिखा होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, इसको जेड इफेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। और जिसके अंदर जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, अंदर का जो न्यूक्लियस है ना, वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ना, उतना ही छोटा आकार किसी भी परमाणु का होगा। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आए ना बेटा, सुनो मेरी बात, आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता जाता है ना। आकार क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैडम क्या हो रहा है ना कि आकार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का जो है आकार बढ़ रहा है। जब जब किसी चीज का आकार बढ़ेगा, सुनना मेरी बात को, जब जब किसी चीज का आकार बढ़ेगा तब तब इसका मतलब यह है कि जेड इफेक्टिव कम है, क्योंकि जेड जो है वो कम फोर्स लगा पा रहा है, अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा उन इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब जब आकार बढ़ेगा तब तब जेड इफेक्टिव कम है और अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आकार हमेशा छोटा होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर जेड इफेक्टिव कम होता है और बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव के ज्यादा होने के कारण आकार भी जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है, छोटा होता है। तो बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा और ऊपर से नीचे आने पर आकार ज्यादा, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। कहो देखिए बात समझ में आई कि नहीं आई है। सेशन को लाइक करना, थम्स अप करो अगर बात समझ में आई तो। बताओ देखिए फटाफट सभी लोग महत्वपूर्ण रूप से इस सेशन को शेयर लाइक करेंगे। बताओ देखिए बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अगेन आई रिपीट, दिवाली का टाइम है, दिवाली का त्योहार आपको बहुत कुछ सिखाता है। चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे जो है वो गुरु नानक जयंती हो, चाहे आपका जो है वो होली हो, दिवाली, हर त्योहार आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। इस त्योहार से एक ही सीख मिलती है कि ये इम्पॉसिबल, अगर उस कहानी की बात करें रामायण की, तो ये इम्पॉसिबल था कि एक वानर सेना होकर एक राक्षसों के पूरे लंका जैसी चीज पे विजय प्राप्त कर ले। इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन मन में जब विश्वास होता है और ये क्वेश्चन मार्क नहीं आता कि क्या मैं कर लूंगा, है ना। अगर इसे फैक्चुअल तरीके से देखा जाए तो माइंड में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आया होगा भगवान श्री राम के या फिर हनुमान जी के या लक्ष्मण जी के, सुग्रीव के, कि यार क्या हम माता सीता को ले पाएंगे भी या नहीं पाएंगे। उनको इतना पता था लेकर आना है, दैट्स इट। तुम्हारे माइंड में भी होना चाहिए भैया अब एग्जाम पास करना है, दैट्स इट। कैसे करना है, क्यों करना है, पढ़ना शुरू कर दो, रास्ते खुद ब खुद निकल जाएंगे। ये वास्तविकता है। तुम 5 कदम चल लेते हो ना अगर परेशानी के साथ में, तुम्हारी पूरी कायनात ना तुम्हें उठाकर 50 कदम आगे रख देती है। पर कोशिश, इनिशिएटिव तुम्हें ही लेना पड़ेगा, कोई और नहीं लेगा। इन 5 कदमों को अगर चलोगे तो तुम्हें खुद को एहसास होगा, अरे हमें तो बस पाँव उठाना पड़ रहा है, अपने आप हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये वास्तविकता है। और मैं अपनी जिंदगी में जब भी क्लास में कोई भी बात कहती हूँ, किसी की कॉपी नहीं कहती, खुद की लाइफ में अगर अप्लाई हुई है चीजें तो ही कहती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कहती हूँ, है ना। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने अपनी लाइफ में फील किया है इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, ठीक है। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, बस वो 5 कदम आपको चलने की जरूरत है, बाकी तो जिंदगी अपने आप चला देती है तुमको। ये वास्तविकता है। तो अपनी जिंदगी का अच्छा बुरा सही गलत उन सभी के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, किसी और को ब्लेम करना ही बंद करना है, ठीक है ना। चलिए, तो दैट इज द ऑल थिंग्स। और आपको फिर कह रही हूं मैं कि आपको ये सेशन ना हर दिन मिलता है हरियाणा अड्डा 24/7 पे 11 बजे। तो भाई ये सेशन जरूर से आप लोग देखें, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बस मैं इसलिए कह रही हूँ। बाकी आप अपनी जिंदगी का अच्छा बुरा सही गलत देखने के लिए तो आप खुद जो है इतने ज्ञानवान तो है ही कि आप लोग सब अपने जीवन का अच्छा बुरा सही गलत देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल के
अंदर ना अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आप अपने प्ले स्टोर से जब अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो होम पेज पे तुमको ना कुछ ऐसी सी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। और जब ऐसी सी स्क्रीन दिखाई देती है तो आप ऑल कोर्सेज की लिस्ट में चले जाइए और स्टेट एग्जाम के लिस्ट में जाकर नीचे से चौथे नंबर पर हरियाणा पे चले जाइए। और अब आ जाता है हरियाणा का दिवाली ऑफर। जैसे कि मान लो कि एचटेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी करो, एचटेट की तैयारी करो, टीजीटी पीजीटी पीआरटी की तैयारी करो, सब पे डबल वैलिडिटी लग चुकी है। सब पे डबल वैलिडिटी का मतलब तो तुम लोग समझ ही रहे हो कि यानी कि अब से सारे के सारे बैचेस आप लोगों को कितने के मिलने वाले हैं। ये सारे के सारे बैचेस आप लोगों को मिलने वाले हैं बहुत 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 कम प्राइस में। जैसे हरियाणा का ये महापैक जो मिल रहा था 2000 का, ये अब शायद 1800 या 1500 के आसपास का पड़ेगा जब आप कोड यहाँ पर यूज करेंगे Y698H। और जैसे ही आपने यहाँ पर Y698H कोड अप्लाई किया पड़ गया 1800 मात्र का। कितने का पड़ गया भाई? मात्र 1800 का पड़ गया। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई हर एक बैच सस्ता हो चुका है अब, है ना, क्योंकि दिवाली है भाई। तो रंगों का दिवाली जो है वो जीवन में रंग लेकर आता है। एक्चुअली होली का त्योहार तो रंगों का है ही, लेकिन बहुत सारी खुशियां आपको देखने को मिलती हैं अब, क्योंकि इंडिया की खासियत यही है। पता है मुझे बहुत अच्छा ये चीज लगती है कि हम लोग ना हर त्योहार साथ मिलकर मनाते हैं। हम साथ मिलकर ईद भी मनाते हैं, तो हम गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, तो हम लोग दिवाली भी सब साथ मनाते हैं। तो सब खुश हुई है, मुस्कुराइए यार, खुशियों का त्योहार है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए डबल वैलिडिटीज चल रही हैं और ये सारी की सारी डबल वैलिडिटी सब फ्री बहुत सस्ते मिल रहे हैं भाई। ये देखो हरियाणा महापैक, देखो सेल चल रही है भाई। कुल मिला के बात ये है Y698H कोड लगाया, आपको जो भी बैच चाहिए, इससे बेटर टाइम नहीं होगा पूरे साल में इन बैचेस को खरीदने का। हर बैच सस्ता है, हर बैच पे डबल वैलिडिटी है। Y698 लगाने पर 912, अरे इससे भी कम मिलेगा, 880 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि ये कोड लगाने पर आपको कूपन और मिल जाते हैं और फिर ये बैचेस और सस्ते हो जाते हैं। नीरज मैम यहाँ पे अगर इतनी मेहनत कर रही है ना, ठीक है, तो एप्लीकेशन पे मैं डबल मेहनत करती हूँ, ये आप सभी जानते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो दैट इज द ऑल थिंग्स, टिल देन सी यू, टेक केयर, हैप्पी दिवाली अगेन। और अब से दिवाली शुरू हो चुकी है, तो ये वाली चीजें हैं। सो मैं मिलूंगी आपको अपनी नई क्लासेस में, जो कि हर दिन होती है 11 बजे। सो टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। कोड आप यूज कर सकते हैं Y698। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।